प्रिय विद्यार्थियों, अपना प्रश्न पत्र प्रथम प्राचीन भारत का इतिहास, टॉपिक गुप्त वंश के प्रतापी शासक समुद्रगुप्त की उपलब्धियां। तो हम आज समुद्रगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पूर्व क्लास में गुप्त वंश की स्थापना और कुछ शासकों के बारे में अध्ययन किया था। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम आगे का अध्ययन करते हैं और गुप्त वंश के बारे में हम जब अध्ययन की जानकारी प्राप्त करते हैं तो भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त एक महान विजेता और पराक्रमी शासक के रूप में विख्यात है। अनेक विद्वानों ने उसे भारतीय नेपोलियन कहा है। उसने नवोदित गुप्त राज्य की शक्तियों प्रतिष्ठा में वृद्धि कर उसे एक साम्राज्य के रूप में परिणत कर दिया। हरिशयन की प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के कार्यकलापों का पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। इस अभिलेख से विदित होता है कि समुद्रगुप्त की योग्यता एवं उसके गुणों से प्रभावित होकर उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने बड़े भाई कांच सहित अन्य भाइयों को छोड़कर राज्यसभा में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। चंद्रगुप्त के इस कार्य से जहाँ पर इस समुद्रगुप्त के इस कार्य को लेकर के, उसकी योग्यता को लेकर के किसी प्रकार का उनके आपस में संशय नहीं था। लेकिन सभासद प्रसन्न हुए। वहीं काच के नेतृत्व में उसके भाइयों ने विद्रोह कर दिया और काच ने अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए, परंतु समुद्रगुप्त ने स्थिति पर शीघ्र ही नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जिससे गुप्त राजवंश आपसी कलह और संघर्ष से बच गया। समुद्रगुप्त के राज्यारोहण की तिथि भी निश्चित नहीं है। इतना अवश्य कहा जाता है कि काच के विद्रोह के कारण यह शीघ्र ही गद्दी पर बैठ नहीं सके। संभवतः वह 330 ईस्वी के लगभग सत्ता में आया और 380 ईस्वी तक उसने शासन किया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके महत्वपूर्ण कारणों में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं समुद्रगुप्त की विजय। समुद्रगुप्त की विजयों को हम निम्नलिखित भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो है उसकी विजय को दिग्विजय के नाम इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त की विजय को दिग्विजय के रूप में माना है। और जो ऐतिहासिक स्रोत मिलते हैं उसमें आर्यमंजूश्री मूलकल्प और रघुवंश नामक पुस्तक में समुद्रगुप्त की दिग्विजय के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास की दृष्टि से प्रिय विद्यार्थी आपको जानकारी होनी चाहिए। कई बार ये आपकी परीक्षा में भी और आपकी जानकारी के लिए कई बार पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त के जो विजय सैनिक अभियान है या उसकी विजयों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए। यह हमारा ग्रंथ है रघुवंश और आर्य मंजूश्री मूलकल्प में समुद्रगुप्त की दिग्विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम आगे अध्ययन करते हैं। उसमें हमने समुद्रगुप्त की विजय को विभिन्न भागों में बांटा है। भारत की अखंड भारत की जो भौतिक परिस्थितियाँ या भौतिक जो फॉर्मेशन के आधार पर उसको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। समुद्रगुप्त का राज्य का प्रारंभिक केंद्र उत्तर भारत था, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसने अपने पड़ोसी क्षेत्र अर्थात आर्यावत की विजय की। आर्यावत यानी उत्तर भारत। समुद्रगुप्त ने अपना विजय अभियान आर्यावत या उत्तरी भारत से प्रारंभ किया। इस क्षेत्र के 9 प्रमुख एवं प्रभावशाली राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। जिन राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया उसके नामों का भी उल्लेख हमें होना चाहिए। इसमें प्रयाग प्रशस्ति में इन नामों का उल्लेख मिलता है। कई बार प्रयाग प्रशस्ति के बारे में भी आपको परीक्षा में पूछा जाता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की आर्यावत विजय के बारे में वर्णन भी मिलता है और उन शासकों के नाम भी मिलते हैं जिन शासकों को समुद्रगुप्त ने आर्यावत के युद्ध में पराजित किया और अपने साम्राज्य में मिलाया। उसमें मुख्य रूप से लगभग हैं वो प्रथम चरण के शासकों में अच्युत, नागसेन, गणपति नाग और कौतकुल के एक राजा को पराजित किया। दूसरे अभियान में इसने 2 अभियान किए थे आर्यावत के विजय। प्रथम अभियान में ये थे और द्वितीय अभियान में 6 शासकों को हराया। इसका कारण यह था कि उस समय समुद्रगुप्त हैं वो दक्षिणी अभियान में व्यस्त था। तो दूसरे चरण में उसने अच्युत, नागसेन और गणपति नाग
के अतिरिक्त सैन्य शासकों को भी हराया। तो धीरे धीरे उसने आर्यावर्त की विजय प्राप्त कर ली। उत्तर भारत के पराजित 9 राजाओं के नाम थे रुद्रदेव, मत्तिल, नागदंत, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी व बलमर्वन। ये महत्वपूर्ण उत्तर भारत के 9 राजा थे। इन 9 राजाओं को समुद्रगुप्त ने परास्त करके आर्यावर्त की नींव डाली। कुछ विद्वान इसकी पहचान चंद्रवर्मन के बारे में कहा जाता है कि चंद्रवर्मन मारवाड़ या पंजाब में राज्य करता था। कुछ विद्वान इसकी पहचान बंगाल के चंद्रवर्मन से करते हैं, जो उचित नहीं है। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए, लेकिन विष्णु पुराण में 9 नागराज थे ऐसी जानकारी मिलती है। अब है आठवीं राज्यों की विजय। आठवीं का मतलब था जंगली राज्य। ये आर्यावर्त की विजय के पश्चात चंद्रगुप्त का द्वितीय अभियान था आठवीं राज्यों की विजय। तो आठवीं राज्य जो वर्तमान, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आठवीं राज्य वे राज्य थे जो एक तरह से जंगली राज्य कहा जा सकता है, जंगल के क्षेत्र में स्थित थे। वर्तमान मथुरा से नर्मदा तक फैले हुए थे। कुछ विद्वानों के अनुसार आठवीं गाजीपुर के जबलपुर तक फैले हुए थे। इनकी संख्या 18 थी। यह क्षेत्र महाकांतार के नाम से जाना जाता था। समुद्रगुप्त के लिए दक्षिणी भारत की विजय के पूर्ण मार्ग में पड़ने वाले राज्यों में अधिकार करना आवश्यक था, इसलिए उसने इन्हें पराजित कर अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया। ऐसा करने से दक्षिणी विजय में उसे सुविधा मिली। प्रयाग प्रशस्ति इन राजाओं के नामों अथवा सीमा का उल्लेख नहीं करती। अभिलेखीय प्रमाणों से आठवीं राज्यों की ऊपर प्रकाश डाल पड़ता है और आठवीं राज्यों पर विजय प्राप्त की ऐसी जानकारी मिलती है। फलस्वरूप इस आठवीं राज्यों की विजय से वह नर्मदा नदी तक अपने साम्राज्य की दक्षिण सीमा बन गई। फिर बाद में दक्षिण की विजय। समुद्रगुप्त की दक्षिण की विजय को धर्म विजय भी कहा जा सकता है। अब उसने दक्षिण के महत्वपूर्ण राज्यों को विजित करने का प्रयास किया। हमें ये जानकारी होनी चाहिए विद्यार्थियों कि दक्षिण के राजाओं के साथ परिस्थितिवश उसने 3 प्रकार की नीति का अनुसरण किया। यानी कि उसने दक्षिण के राज्यों को विजित करते समय कुछ महत्वपूर्ण नीति का अनुसरण किया, जैसे ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रहण। ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति का अपना, यानी ग्रहण का मतलब शत्रु पर अधिकार करना, मोक्ष का मतलब शत्रु को मुक्त करने की नीति, और अनुग्रहण का मतलब राज्य लौटाकर उस पर दया करने की नीति अपनाई। ये दक्षिण के जो 12 राजाओं के नाम उल्लेखित मिलते हैं, इनमें अनेक की पहचान निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी महाकांतार, कौशल का महेंद्र, महाकांतार का व्याघ्रराज, कुराल का कोराल, पृष्ठपुर का महेंद्रगिरी और मंटराज एवं स्वामीदत्त कौटर गंजम उड़ीसा का राजा था। दम्मर एड्रपल्ली गंजाम एवं विष्णुगुप्त कांची का विष्णुगुप्त था। अब अवमुक्त पर नीलराज, वेंगी पर हस्तिवर्मन, पालक पर उग्रसेन और देवराष्ट्र पर कुबेर तथा धनंजय और कौस्तलपुर पर राज्य करते थे। इन सभी राज्यों ने समुद्रगुप्त की सार्वभौमिकता स्वीकार कर ली, अतः वे अपने स्थान पर पूर्ववत शासन करते रहे। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान के अनेक विवादास्पद प्रश्न जुड़े हैं। डॉक्टर जायसवाल का कहना है कि दक्षिण के राज्य 2 प्रमुख खेमे में थे। एक का नेतृत्व कुराल के मंटराज करता था, उसके अधीन कौटर का स्वामीदत्त और एरडपल्ली का दमन भी था। दूसरे खेमे का प्रधान कांची का विष्णुगुप्त था, जिसके अधीन दक्षिण के अन्य राज्य थे। जायसवाल महोदय के अनुसार दक्षिण के इन राजाओं ने मंटराज और विष्णुगुप्त के नेतृत्व में समुद्रगुप्त के प्रसार को दक्षिण में रोकने का प्रयास किया, परंतु वे पराजित हुए। इस प्रकार से समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय की, इसे कई बार लेखों में धर्म विजय भी कहा गया है। समुद्रगुप्त का विशाल साम्राज्य उड़ीसा के तट की ओर गंजाम तक फैल गया। वर्तमान महाराष्ट्र तक भी उसका विशाल साम्राज्य फैल गया। इस प्रकार से दक्षिण समुद्रगुप्त की इन विजयों ने उसे दक्षिण का स्वामी भी बना दिया। अब हम बात करते हैं सीमावर्ती राज्यों की विजय। समुद्रगुप्त की विजयों पर प्रभाव उत्तरी पूर्वी भारत और हिमालय के सीमांत राज्यों पर भी पड़ा। प्रयाग प्रशस्ति में 5 राज्यों और 9 गणतंत्रों का उल्लेख मिलता है। अनेक ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। प्रयाग प्रशस्ति में इन राजाओं के नाम तो नहीं है, परंतु उनके राज्यों का उल्लेख अवश्य मिलता है। ऐसे राज्यों में प्रमुख थे समतट, आधुनिक बंगाल, इसकी राजधानी बड़कामत थी। दवाक बांग्लादेश अथवा आसाम में नवगांव तक था। कामरूप वर्तमान आसाम तथा कर्तपुर कुमायूं
गढ़वाल, रुहेलखंड अथवा जालंधर का इलाका। नेपाल भी संभवतः समुद्रगुप्त के प्रभाव में आ गया था, क्योंकि इसी समय वे यहाँ गुप्त संवत का चलन प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से समुद्रगुप्त ने सीमावर्ती राज्यों पर भी विजय प्राप्त की थी। हम बात करते हैं गणराज्यों पर विजय, तो समुद्रगुप्त की एक महान उपलब्धि यह भी मानी जाती है कि उसने सदियों से आ रहे गणतंत्रों को अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया। उसने मालव, अर्जुनाय, योधे, मद्रक, आबिर, प्राजून, सनकानिक, काक, खारपरीक जैसे गणराज्यों को भी पंजाब एवं मध्य भारत में अवस्थित थे पर स्वतंत्रता प्राप्त थी, इन सभी गणराज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इन राज्यों पर सर्वकार दान, आज्ञाकारण और प्रणामागमन के द्वारा समुद्रगुप्त को संतुष्ट करने का प्रयास किया। सर्वकर दान यानी वो लोग कर देते थे, आज्ञा मानते थे और उनके नतमस्तक होकर के या राजा का अधीनता को स्वीकार करने का नतमस्तक होकर के अभिवादन करते थे। विदेशी राज्यों के साथ संबंध, हम समुद्रगुप्त की जो दिग्विजय है उसका अंतिम चरण है विदेशी राज्यों पर विजय। समुद्रगुप्त की विजयों से भयभीत हो आशंकित तथा प्रभावित होकर विदेशी शासकों ने उससे मैत्री स्थापित कर ली। फलतः समुद्रगुप्त ने भी इन्हें अपना मित्र बना लिया। इन राजाओं के प्रति उसने जो नीति अपनाई उसमें सबसे पहली नीति थी आत्मनिवेदन, अर्थात समुद्रगुप्त के समक्ष प्रकट होकर उसकी मैत्री की याचना करना, उससे मित्रता करना। कन्योपायन, कन्याओं का भेंट, तथा गरुड़ मंदक स्वविषयम भुक्त शासनम याचना, अर्थात अपने विषय या भुक्ति के प्रशासन के लिए गरुड़ की मोर से मुद्रित शासनादेश प्राप्त करना, शासनादेश द्वारा समुद्रगुप्त की मित्रता हासिल करना। ऐसे करने वाले राज्यों में देवपुत्र, शाहिस्ना साहू, शक मुरुंड, शकों की एक शाखा तथा सिंहल लंका का शासक मेघवर्मन, सिंह नरेश ने समुद्रगुप्त की आज्ञा प्राप्त कर बोध गया में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया तथा बुद्ध की रत्न जटित प्रतिमा भी स्थापित करवाई। प्रयाग प्रशस्ति में सिंहल के अतिरिक्त अन्य द्वीपों का उल्लेख है परंतु उनका नाम नहीं है। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार समुद्रगुप्त का वरुणेन्द्र सम उल्लेख मिलता है जो पड़ोसी द्वीपों पर भी उसके अधिकार का सूचक है। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार समुद्रगुप्त का नियंत्रण दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप समूहों मलय, प्रायद्वीप, जावा और सुमात्रा इत्यादि पर भी उनका अधिकार था। इन संपूर्ण अभियानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त वास्तव में एक नेपोलियन था जिसने भारत को एक संगठित करने का प्रयास किया। समुद्रगुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जितने राज्य थे उसके प्रति समुद्रगुप्त नीति एक समान नहीं थी। विभिन्न राज्यों के प्रति उसने अलग अलग नीति का पालन किया। दक्षिणी राज्यों के प्रति उसने राजग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति का पालन किया, यानी विजित कर अनुग्रहण द्वारा पुनः शासन का अधिकार दे दिया गया, जबकि आर्यावर्त की विजय को राजपशवोभरण कहा गया, यानी कि उनको बलपूर्वक समुद्रगुप्त अपने अधीन कर लिया गया। इसी प्रकार से आठवीं राज्यों के प्रति सेवा परिचारिकृत की नीति अपनाई। इस नीति के अनुसार आठवीं राज्यों को परिचारक या सेवक बना दिया गया। सीमांत शासकों तथा गणराज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने सर्वकर दान, आज्ञा कारण, प्रणामागमनम की नीति का अनुसरण किया। इस नीति के अनुसार सीमांत शासक तथा गणराज्य समुद्रगुप्त को कर देने लगे, उसकी आज्ञा मानने लगे तथा उसे प्रणाम करने लगे। दक्षिणी राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने भ्रष्ट राज्योत्सना राजवंश प्रतिपटक नीति का पालन किया। इसके द्वारा नष्ट किए गए राज्यों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया। और विदेशी शासकों के प्रति आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गरुड़ मंदकित स्वविषय भुक्ति शासन याचना, अर्थात सामने प्रकट होकर मैत्री की याचना करना, कन्याओं की भेंट करना तथा अपने विषय या भुक्ति के प्रशासन के लिए गरुड़ की मोर से मुद्रित शासनादेश प्राप्त करना की नीति का अनुसरण किया गया। प्रयाग प्रशस्ति में प्रत्यर्पणा की नीति का भी उल्लेख मिलता है। उसके अनुसार विजित राजाओं का धन लौटा दिया गया। समुद्रगुप्त की वैदेशिक नीति की जिन पहलुओं की चर्चा हरिसेन ने की थी उससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त एक वीर योद्धा और कुशल सेनानायक ही नहीं था बल्कि महान कूटनीतिज्ञ भी था। परिस्थितियों वश विभिन्न राज्यों के प्रति उसने भिन्न भिन्न नीतियों का अनुसरण किया। इस प्रकार से हम समुद्रगुप्त को एक महत्वपूर्ण शासक मान सकते हैं। उसने प्रभावती गुप्ता का अभिलेख में समुद्रगुप्त को अश्वमेध यज्ञ करता शासक के रूप में माना गया है। समुद्रगुप्त द्वारा अपने सिक्कों पे भी अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है।
अश्वमेध यज्ञ कराने की पुष्टि उसकी अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से होती है। उसने एक और युग का यज्ञ स्तंभ से बंधे अश्व को तथा दूसरी ओर समुद्रगुप्त की महान महारानी दत्ता देवी को, जो कदम्ब कुल की राजकुमारी थी, को हाथ में चंवर लिए खड़ा दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के सिक्के विभिन्न प्रकार के मिले हैं। इन स्वर्ण सिक्कों पर विभिन्न चित्र एवं उपाधियाँ खुदवाई गई, जिनसे समुद्रगुप्त के पराक्रम एवं उसके व्यक्तिगत गुणों का परिचय मिलता है। समुद्रगुप्त के सिक्के मुख्यतः 4 प्रकार के थे: गरुड़ प्रकार, बाघ एवं नदी प्रकार, चंद्रगुप्त कुमारदेवी प्रकार तथा अश्वमेध प्रकार। इन सिक्कों पर सम्राट को विभिन्न बिरुदों से सुशोभित किया गया है। अप्रतिवार्यवीर, पराक्रमांग, अजीत अजित राज जैतिताति इत्यादि उपाधियों से समुद्रगुप्त को विभूषित किया गया। इस प्रकार गुप्त वंश के एक महान शासक की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हमने विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।